नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 23वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके फैक्ट को, उनके क्वेश्चंस को सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। सबसे पहले हम नोट्स पब्लिकेशन की किताब को कवर कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ का 23वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इसके जो प्रीवियस के 22 पार्ट इनको नहीं देखा, आप इन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे एरिस के नाम से जाना जाता है, का गठन कब और कहां किया गया था? तो एरिस का गठन 1954 में वाराणसी में किया गया था। ठीक है, राजकीय वैधशाला के रूप में इसका गठन किया गया 1954 में। कहां पर? वाराणसी में इसे किया गया। ये अभी वर्तमान में नैनीताल में है। तो आपको पूछा जाएगा इसे नैनीताल कब लाया गया? तो जो एरिज है इसे नैनीताल 1955 में लाया गया। ठीक है, 1955 में इसे नैनीताल में जो शेर का डांडा है वहां पर इसे ट्रांसफर किया गया। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो ये शेर का जो डांडा है, शेर का डांडा पहाड़ी यहां पर नहीं है, वर्तमान में ये मनोरा पीक पर है। ठीक है, नैनीताल में ही है, मनोरा पीक पर। यहां कब लाया गया? तो यहां पर इसे 1961 में लाया गया। तो स्थापना पूछेगा, वाराणसी 1954, नैनीताल कब लाए? 1955 में, शेर का डांडा और वर्तमान जो जगह है मनोरा पीक यहां पर कब लाए? तो 1961 में लाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? यह मुक्तेश्वर में है, नैनीताल में, और इसका गठन 1893 में किया गया था। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान आपके मुक्तेश्वर में है, 1893 में इसे स्थापित किया गया। और किसको श्रेय जाता है इसे स्थापित करने का? तो ये श्रेय जाता है एल्फ्रेड लिंगार्ड को। इसका नाम पेपर में पूछा जा चुका है। एल्फ्रेड लिंगार्ड को श्रेय जाता है इसको स्थापित करने का। जब इसे स्थापित किया गया था तो इसका नाम ये नहीं रखा गया था, ये नाम इसका बाद में रखा गया, आज़ादी के बाद इसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेगा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है, किसने स्थापित करी थी? तो एल्फ्रेड लिंगार्ड ने 1893 में। और ये कहां पर है? आपके मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है पूछा जाता है? मोतेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, रिंडरपेस्ट नामक रोग के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, जो रिंडरपेस्ट नामक रोग है इसके टीके की खोज एडवर्ड के द्वारा 1924 में की गई थी। एडवर्ड का संबंध इसी संस्था से था, जो ये भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है, इसी से जुड़ा था एडवर्ड, और इसी के द्वारा 1924 में जो रिंडरपेस्ट नामक रोग है इसके टीके की खोज की गई थी। जिसने इस संस्था को स्थापित किया, एल्फ्रेड लिंगार्ड, उसके द्वारा जो घोड़ों में और पशुओं में जो एक रोग होता था उस समय, सरा रोग, इसके ऊपर शोध कार्य एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल स्थित शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो शेरवुड कॉलेज आपके नैनीताल में है और नैनीताल के जो पुराने कॉलेज है उनमें से एक है। इसकी स्थापना 1869 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, काफी पुराना है, तो आपको वर्ष पूछा जा सकता है। शेरवुड कॉलेज नैनीताल कब बना? 1869 में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है यह आपके 2005 में स्थापित की गई थी। और ये कहां पर है? जनपद पूछेगा नैनीताल, और लोकेशन पूछेगा तो यह आपके हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है? हल्द्वानी में, और 2005 31 अक्टूबर को इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ एवं उत्तरा नामक जो पत्रिकाएं हैं ये कहां से आती थी? देखिए, पहाड़ पत्रिका पहाड़ संस्था के द्वारा निकाली गई थी। पहाड़ संस्था आप जानते हैं किसने स्थापित करी थी? शेखर पाठक ने। ठीक है, और कब स्थापित करी थी इन्होंने? 1983 में। तो पहाड़ जो पत्रिका है नैनीताल से आती थी 1983 से, और किसने शुरू किया? शेखर पाठक ने। तो इसके बारे में तो ये आप जान लेंगे। ठीक है, पहाड़ चाहे संस्था पूछे चाहे पत्रिका, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरा नामक पत्रिका
भी आपकी नैनीताल से आती थी। इसको 1989 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो उमा भट्ट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? देखिए, समय विनोद समाचार पत्र 1868 में शुरू हुआ और यह राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? समय विनोद। 1868 में शुरू हुआ और इसके संपादक जयदत्त जोशी थे। अगर हम बात करें कि यह पत्र कहां से आता था, तो देखिए कहीं पर इसका जो आने का दिया गया है कि यह नैनीताल से आता था और कहीं पर इसे उधम सिंह नगर से दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन आपको पहले नैनीताल याद रखना है क्योंकि बलूदी जी की बुक में नैनीताल इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आपको दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। जो बलूदी जी की बुक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर आपको नैनीताल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? देखिए, जो ये पर्वतीय समाचार पत्र था यह 1954 में शुरू हुआ और इसके जो संपादक थे वे थे विष्णुदत्त उनियाल। ठीक है, संपादक ज्यादा नहीं पूछे जाते, केवल आपको जो फेमस पत्र हैं उनके संपादक पूछे जाते हैं, बाकियों के आपको केवल नाम याद रखना और कहां से आता था। तो पर्वतीय समाचार पत्र नैनीताल से आता था, 1954 में शुरू हुआ, विष्णुदत्त उनियाल इसके संपादक थे। नेक्स्ट है हमारा हिल रिव्यू नामक अंग्रेजी समाचार पत्र कहां से आता था? देखिए, जो हिल रिव्यू नामक ये अंग्रेजी समाचार पत्र है यह आपके हल्द्वानी से आता था। इसकी शुरुआत 1979 में हुई। मुकेश पंत और नित्यानंद भट्ट के द्वारा इसे निकाला गया था। तो अंग्रेजी समाचार पत्र है हिल रिव्यू, 1979 हल्द्वानी से ये आता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुर्मांचल केसरी पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? देखिए, कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए जो कुर्मांचल केसरी समाचार पत्र है ये कहां से आता था, तो यह आपके हल्द्वानी से आता था। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई? कुर्मांचल केसरी समाचार पत्र 1980 में शुरू हुआ। महेशानंद पांडे के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कुर्मांचल केसरी, आपको सन भी याद रखना है और इस पत्र के संपादक का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम अन्य समाचार पत्रों की बात करें जो हल्द्वानी से आते थे या नैनीताल से आते थे, जो इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं, जैसे खबर संसार। खबर संसार भी आपके हल्द्वानी से आता था। इसके अलावा जो आपके अन्य पत्र हैं जैसे नागरिक समाचार पत्र, यह भी आपके नैनीताल से आता था, यानी कि रामनगर से आता था। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड मशाल, तो ये कुछ पत्र हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन को हमने कुछ दिन पहले कवर किया। वहां पर प्रश्न क्या था कि भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई? आंसर था 1912, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। अगर आपको पूछा जाए क्षय रोग अस्पताल, टीबी सैनिटोरियम, दोनों एक ही बात है, ये दोनों का आंसर एक ही है, 1912। नैनीताल के काठ गोदाम को सड़क मार्ग से कब जोड़ा गया था? तो देखिए, काठ गोदाम तक सड़क ये गई थी 1882 में और रेल कब गई थी? 1884 में। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं आपको। उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो रामपुर से लेकर काठगोदाम तक रेल लाइन 1884 में बिछाई गई। ये छोटी रेल लाइन थी, इसे बड़ी रेल लाइन में उच्चीकृत 1994 में किया गया। मुरादाबाद से काशीपुर और काशीपुर से रामनगर, यानी डायरेक्ट मुरादाबाद से काशीपुर तक रेल लाइन कब लाई गई थी? ठीक है, मुरादाबाद से रामनगर तक डायरेक्ट। ठीक है, तो मुरादाबाद से रामनगर तक रेल लाइन 1907 में बिछाई गई थी। 2019 जो हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम था उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मुरादाबाद से रामनगर तक रेल लाइन 1907 में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो KMOU की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1939 में हुई और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर या इसे कहां पर स्थापित किया गया? तो इसे काठगोदाम में स्थापित किया गया। ये तो है कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। अगर आपको JMOU के बारे में पूछा जाए, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, इसकी स्थापना 1941 में होती है और कोटद्वार में इसे स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है रामनगर में ऑपरेटिव
ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? पूरा नाम अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है। रामनगर में जो हमारा कोऑपरेटिव, ठीक है, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, इसकी स्थापना रामनगर में हुई 1958 के अंदर, ठीक है। तो गढ़वाल मोटर यूजर्स आपको याद रखना है 1958 रामनगर। नेक्स्ट है, राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा है? तो देखिए, राज्य का पहला वाईफाई जिला या पहला वाईफाई शहर जो मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने वाला बना था, ये बना था नैनीताल। 2016 के आसपास इसने मुफ्त वाईफाई की सुविधा देनी शुरू करी थी। नेक्स्ट है, फांसी गदेरा कहाँ स्थित है? तो काफी प्रसिद्ध है फांसी गदेरा। अंग्रेजों के काल में जो भी उनके खिलाफ विद्रोह करता था, आवाज उठाता था, तो उसे यहां पर, या जो विद्रोही होते थे उनको यहां पर लाकर फांसी दी जाती थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फांसी गदेरा, और ये आपके नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ है? तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय आपके रामगढ़ में स्थित है, यानी आपका जो नैनीताल है वहां पर है। जबकि शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ? हमने पढ़ा है अल्मोड़ा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इन्हें अल्मोड़ा के साथ जोड़कर देखेंगे, लेकिन इनका जो संग्रहालय है ये रामगढ़ में है, जन्म इनका अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल में शारदा संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नैनीताल के अंदर शारदा संघ 1943 में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, पहाड़ पत्रिका पूछे या पहाड़ संस्था, इसको शेखर पाठक ने स्थापित किया 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, महाशीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो जो महाशीर मछली है इसके लिए मत्स्य विकास परियोजना, इसकी शुरुआत नैनीताल का जो भीमताल है यहां से की गई। नैनीताल रोपवे कब बना था? तो नैनीताल रोपवे का निर्माण 1985 में हुआ था। नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना कब हुई? तो सेवा राम सभा नैनीताल में 1918 में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब हुई? तो हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी 1885 में बनी थी, ठीक है। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी कब बनी? 1885 में। नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, नैनीताल में आपका स्थित है आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय, और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नैनीताल में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? तो नैनीताल में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि 1906 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नैनीताल में किस वर्ष भूस्खलन के कारण नैना देवी मंदिर नष्ट हो गया था? जो नैनीताल का प्रसिद्ध मंदिर था नैना देवी मंदिर, जिसका निर्माण 1842-43 में कराया गया था, यह मंदिर जब नैनीताल में भीषण भूस्खलन होता है 1880 में, 1880 में, तो यह मंदिर नष्ट हो जाता है। 1882 में इस मंदिर को दोबारा से बनाया जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। अगर आपको पूछा जाए नैनीताल में भीषण भूस्खलन कब हुआ, आप बताएंगे 1880। और अगर आपको पूछा जाए नैनीताल में पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन कब हुआ, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन ये हुआ था नैनीताल में 1866-67 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आपदा प्रबंधन के लिए हिल सेफ्टी कमेटी कब बनी थी? हिल सेफ्टी कमेटी, ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, या हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ये बनाई थी 1867 में, रैमजे के द्वारा इसे बनाया गया था। अब देखिए, 1867 के साथ आपको ये याद हो जाएगा कि जो हमने अभी बात करी कि पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन कब हुआ था नैनीताल में, 1866-67 में। इसी के बाद इस कमेटी का गठन किया गया था। तो नैनीताल में आपदा प्रबंधन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन 1867 में हेनरी रैमजे ने किया था। नेक्स्ट है, विक्टोरिया बांध कहाँ स्थित है? देखिए, विक्टोरिया बांध ये आपके नैनीताल में है, और भीमताल जो है नैनीताल के अंदर उस नदी पर ये बना हुआ है, या उस ताल के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। तो विक्टोरिया बांध आपके नैनीताल में है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो यह आपके भीमताल में स्थित है। क्योंकि ये भीमताल पर है, इसीलिए इसे भीम बांध भी कहा जाता है।
तो विक्टोरिया बांध को भीम बांध भी कहते हैं, पूछा जा सकता है। इस बांध का डिजाइन 1882 में हेनरी एसेस्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हेनरी एसेस्ट के द्वारा इसका डिजाइन किया गया 1882 में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब किया गया था। देखिए पिथौरागढ़ का गठन ये किया गया था 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जनपद का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ? 24 फरवरी 1960 को। और इसे किस जनपद से अलग किया गया था? तो पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा जिले से अलग किया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा पिथौरागढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए जो पिथौरागढ़ बसाया गया था, स्थापित किया गया था, इसे राजा पिथौरा शाही या कहीं कहीं पर राजा प्रीतम शाही के द्वारा इसे बताया गया है। तो पिथौरागढ़ को बसाने का श्रेय, स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? राजा पिथौरा शाही या राजा प्रीतम शाही। राजा प्रीतम शाही और पिथौरा शाही ये करतूरी राजा हैं, और जो जिया रानी थी, जिया रानी, वो राजा प्रीतम शाही की पत्नी है। ठीक है, जिनको प्रीतम देव भी कहा गया है। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना पीरू गुसाई के द्वारा की गई थी। पीरू गुसाई चंद राजाओं का एक सामंत था, उसके द्वारा पिथौरागढ़ को स्थापित किया गया था। तो अगर एटकिंसन का नाम लेकर पूछेगा तो आप पीरू गुसाई का नाम लेंगे। पिथौरागढ़ स्थित सिमलगढ़ दुर्ग का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि सिमलगढ़ दुर्ग या सिमलगढ़ का किला कहाँ है? तो ये आपके पिथौरागढ़ में है, और इस किले का निर्माण गोरखाओं के द्वारा कराया गया था। जब कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन स्थापित हुआ, गोरखाओं के द्वारा यहाँ पर एक किला बनाया गया जिसे सिमलगढ़ का किला कहते हैं। तो याद रखेंगे कहाँ है? पिथौरागढ़। और किसने बनाया? गोरखाओं ने बनाया। जब अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार हुआ तो अंग्रेजों ने इस सिमलगढ़ के किले का नाम लंदन फोर्ट कर दिया था। तो पूछा जाता है लंदन फोर्ट का पुराना नाम क्या है? सिमलगढ़ का किला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? देखिए पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम था सौर। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शोर नाम का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो जो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम था सौर, इसका हमें पहला उल्लेख बास्ते अभिलेख में मिलता है। बास्ते अभिलेख हमें पिथौरागढ़ से मिला है। ठीक है, गोरखाओं के कुछ सेनापति थे, उनका यह अभिलेख है बास्ते अभिलेख। आपको केवल लोकेशन याद रखनी है, पिथौरागढ़ से मिला है, और इसी में पहली बार शोर नाम का उल्लेख यहां पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र लेख में सोर के लिए क्या कहा गया है? तो यहाँ जो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सोर, बाज बहादुर चंद का जो ताम्रपत्र लेख है इसमें इसे वाल्दिया का देश कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ में राजशाही तंत्र के खिलाफ अस्कोट आंदोलन कब हुआ था? तो पिथौरागढ़ में राजशाही के खिलाफ अस्कोट आंदोलन 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा चंद राजाओं के करों से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? तो देखिए चंदों के करों से रिलेटेड जो वो टैक्स लगाते थे, इसकी जानकारी हमें मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलती है। यह ताम्रपत्र लक्ष्मी चंद का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसका ताम्रपत्र है ये? लक्ष्मी चंद का। चंदों के जो इतने भी टैक्स वो लेते थे, गोरखाओं के काल में जो टैक्स लिए जाते थे, इनके ऊपर ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बन चुका है। आप उन्हें टॉपिक वाइज सीरीज में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा राज्य का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो पिथौरागढ़ जो है ये राज्य का सबसे पूर्वी जनपद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छोटा कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि मिनी कश्मीर? तो छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ की है। यह तिब्बत के साथ भी लगता है और यह आपके नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी रामगंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो देखिए जो पूर्वी रामगंगा है यह आपके नामिक ग्लेशियर और इसी के साथ याद रखना पॉन्टिंग ग्लेशियर, इन दोनों से आती है पूर्वी रामगंगा नदी। पूर्वी रामगंगा नदी जो है यह आपके सरयू नदी की सहायक नदी है। पिथौरागढ़ का जो रामेश्वर तीर्थ है इसके निकट ये सरयू नदी में मिल जाती है। तो पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक है, नामिक ग्लेशियर और पॉन्टिंग ग्लेशियर से आती है।
स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इस नदी के जल को अपवित्र माना गया है। ठीक है, राज्य में दो नदियां आपको याद रखनी है जिनका जल अपवित्र माना गया है, देवताओं को जिनका जल नहीं चढ़ाया जाता। एक है काली नदी और एक है नंदाकिनी। नेक्स्ट है, काली की प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है? काली नदी की शुरुआती सहायक नदी है कुटियांगटी नदी। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, काली नदी किस पर्वत के समांतर तथा भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है? जो काली नदी है ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। और किस पर्वत के समांतर बहती है? तो यह काकागिरी पर्वत के समांतर में बहती है। काली नदी पिथौरागढ़ के कालापानी नामक जगह से आती है। हालांकि जब आयोग ने इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा तो उसने काली नदी का उद्गम मिलम ग्लेशियर को माना था। ठीक है, लेकिन आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मिलम ग्लेशियर से गोरी गंगा आती है, गोरी नदी आती है और काली गोरी की दोनों आपस में संगम करते हैं जौलजीबी में। तो हो सकता है उस दृष्टिकोण से आयोग ने मिलम ग्लेशियर माना हो। एनसीआर जो लूसेंट है, लूसेंट में भी काली का उद्गम मिलम ग्लेशियर दिया गया है। लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं, कालापानी नामक जगह से भी आती है और मिलम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, काली नदी किस नाम से नेपाल में प्रवेश करती है? देखिए, काली नदी नेपाल में शारदा नदी के नाम से प्रवेश कर जाती है। काली नदी पिथौरागढ़ से आती है, फिर ये चंपावत में जाती है। चंपावत में टनकपुर के पास जो मंडी है, एक ब्रह्मदेव मंडी, वहां से यह नदी नेपाल में एंटर कर जाती है ब्रह्मदेव मंडी के बाद और शारदा नदी के नाम से वहां बहती है। राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी, 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पिथौरागढ़ के जौलजीवी नामक स्थान पर काली नदी में किस नदी का संगम होता है? तो देखिए, काली नदी की सहायक नदी है गोरी नदी और इन दोनों का संगम पिथौरागढ़ में जौलजीवी नामक जगह पर होता है। जौलजीवी मेला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जौलजीवी मेला कहाँ पर लगता है? तो गोरी और काली नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। ठीक है, इस मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? देखिए, काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की आखिरी नदी है लदिया नदी। चंपावत में चूका नामक जगह पर यह नदी आपकी काली नदी से मिल जाती है, जो कि भारत की भी अंतिम नदी है जो काली में मिलती है। ठीक है, उत्तराखंड की जो अंतिम नदी है वो कौन सी है? लदिया नदी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने भाग 23वां यहाँ पे कवर किया। 1150 प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम कवर कर चुके हैं। सीरियल वाइज हम कवर कर रहे हैं, तो आपकी पूरी बुक भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।